नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा, धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में गांधी और नेहरू परिवार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। कहा, यूसीसी को जनता और कानून का समर्थन, मीडिया में चलाए जाते हैं फेक नैरेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, कोई सीएए नहीं खत्म कर सकता। हजारों शरणार्थी परिवारों के पास होगी पहचान। पांचवें चरण के चुनाव से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का नया सियासी दांव। केंद्र में इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन, पर पश्चिम बंगाल में एकला चलो की रणनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, ममता बनर्जी अवसरवादी नेता। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में किया रोड शो। अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी और मधुबनी में भरी हुंकार, तो कौशाम्बी में योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में किया प्रचार। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में की रैली। लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्वाति मालीवाल से की पूछताछ। अरविंद केजरीवाल ने मामले पर साधी चुप्पी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर का कटाक्ष। कहा, किसी की कमजोरी या गलती से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हुआ पाकिस्तान का कब्जा। एस जयशंकर ने कहा, पीओके पर बनती है भारत की वैध दावेदारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राइवेट चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चुनाव आयोग को लेकर भी खुलकर बात की। उनका कहना था कि भारत की इलेक्शन कमीशन की जो यात्रा है उस पर एनालिसिस होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर देश को गर्व करना चाहिए। भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन प्रोसेस, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। ये हम सबका कर्तव्य है कि हमारे देश का ब्रांडिंग करें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसेस को यहां इनवाइट करना चाहिए चुनाव में। जैसे इस बार हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए दुनिया भर से, कुछ ऑब्जर्वर के रूप में लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं। सचमुच में भारत का लोकतंत्र का उत्सव और भारत के सामान्य मानवी के लोकतंत्र की समाज, और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी। लाखों लोग लगते हैं जी, और समय सीमा, ये अद्भुत काम है जी। ये एक बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूं दुनिया की यूनिवर्सिटी की केस स्टडी है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान का जी, हमने गर्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान के साथ धोखा इस परिवार ने किया है। सबसे पहले पंडित नेहरू ने ही संविधान बदला। इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। पहला संविधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने वाला लाए, यानी वो लोकतंत्र के भी खिलाफ था, संविधान के भी खिलाफ था। दूसरा, उनकी बेटी लाई, प्रधानमंत्री थी वो। बेटी ने क्या किया? कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई आप पार्लियामेंट में नहीं रह सकते, तो कोर्ट के जजमेंट को उलट कर दिया। देश में आंदोलन चला तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे सब अखबारों को बंद कर दिया। उसके बाद उनके बेटे आए, साहबानों का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया, वे संविधान को बदला उन्होंने।
फिर उन्होंने एक कानून लाए, जो कानून था मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन का। देश भर में विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ था, मीडिया भी वाइब्रेंट होने लगा था। सब टूट पड़े कि हम फिर से इमरजेंसी नहीं आने देंगे। डर करके मारे उनको फिर वो विड्रॉ करना पड़ा। फिर उनके साथ बेटे आए, तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। रिमोट कंट्रोल सरकार गई, प्रधानमंत्री भी थे पद पर। संविधान की कोख से सरकार बनी थी। सरकार मुझे पसंद है नहीं पसंद नहीं चलता है, वो भारत के लोकतंत्र के द्वारा संविधान की कोख से पैदा हुई सरकार थी। संविधान की कोख से कैबिनेट बनी थी। उस कैबिनेट ने एक निर्णय किया और एक शाहजादा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कैबिनेट के निर्णय की धज्जियां उड़ा देता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने अलग अलग समय पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन लोगों को संविधान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकतें करने का जमाना चला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 दर्जन इस देश में यूसीसी लाने की बात 2 दर्जन बार कही है। पीएम मोदी ने देश के संविधान की दिशा में जाने की बात कही। गोवा में यूसीसी है। मुझे बताइए, क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं क्या? क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं क्या? क्या मजाक बना के रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका कोई लेना देना ही नहीं जी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डजन बार कहा है कि इस देश में यूसीसी लाओ। ये झूठे नैरेटिव, और नैरेटिव कोई इंसान नहीं चलाता है। माफ करना, इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मेवार व्यवहार है जो ऐसे गलत नैरेटिव को बल देता है। एक आदमी की क्या ताकत है जी, बोलता रहेगा, कौन कौन पूछेगा जी। देश के लिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है जी। देश के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत को उस दिशा में जाना चाहिए। क्या उस समय के हमारे लोगों को यह था कि सबको गुलाब लगाना पड़ेगा, इसलिए यूसीसी आने वाला था? संविधान सभा में ये आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और इसलिए मैं आज डंके की चोट पर लोगों को कहता हूं कि मोदी जिंदा है तब तक जो संविधान सभा की मूल भावना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जान खपा दूंगा मैं इसके लिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आपने देश को बांट दिया एक बार। अभी धर्म के आधार पर आप ये करोगे क्या? सिर्फ अपना पद बना रहे, चेयर मिलती रहे, इसलिए ये खेलते करोगे? देश स्वीकार नहीं करेगा। और मैं देश को एजुकेट करूंगा, उसके लिए मैं अपना जीवन खपाऊंगा। अदानी अंबानी पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए इसे कांग्रेस की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताया। उनका कहना था कि इस परिवार की समस्या ये है कि ये बोझ तले दबा हुआ परिवार है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने देश के वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में अपना नजरिया बताते हुए कहा कि देश में इनका सम्मान होना चाहिए। ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम यह है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो वो सब चीज, वो राफेल क्यों लाए? मुद्दा राफेल नहीं था। उनको लगता था राफेल करूंगा तो बोफोर्स का पाप धोएगा, तो इसलिए वो लाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चुनाव में वो इतना जोर, इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं और इसलिए गालियां, ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं। जो
अब दूसरा बात है, मैं लाल किले पर से बोलता हूं जी, मैं शर्माता नहीं हूं। मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। हाँ, बेईमानी की है तो फांसी पर लटका दो, गलत तरीके से दिया है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं मेरे देश में वेल्थ क्रिएटर की इज्जत करूंगा। मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जितना मैं पूज्य भाव से मेरे श्रमिक के पसीने की चिंता करता हूं, उतने ही बाह्य भाव से मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व समझता हूं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस, सपा, टीएमसी और इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। चार जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। प्रतापगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री आश्वस्त नजर आए कि 4 जून के बाद एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी होगी और एनडीए सरकार विकास की रफ्तार को एक रोडमैप के साथ जारी रखेगी, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन है जिसके पास कोई रोडमैप ही नहीं है। सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। अवध और पूर्वांचल के इलाके में कुल 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने की। इन रैलियों में मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके गठबंधन की तुष्टीकरण की नीतियों, वोट बैंक की राजनीति को मुद्दा बनाया। वहीं राम मंदिर सहित अनुच्छेद 370 और सीएए जैसे राष्ट्रहित और नीति के मुद्दों पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करने पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जिस कानून की बदौलत प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता मिल रही है, उस पर भी कांग्रेस वोट बैंक के दबाव में तुष्टीकरण कर रही है। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। जौनपुर की जनसभा में उन्होंने कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का है।
गरीब को कैसे अभाव में जीना पड़ता था। बिजली नहीं, गैस के चूल्हे का तो सवाल नहीं, राशन नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, नौजवान के लिए पलायन करने के सिवाय कोई चारा नहीं। और वो वहां जहां जाते थे वहां भी चैन से नहीं रह सकते थे। उनकी पीठ पीछे यहां दबंग माफिया घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। जब वापिस आते थे तो घर पर कोई और बैठ जाता था। भाइयों बहनों, मोदी के संतुष्टिकरण, सेटिस्फैक्शन, संतोष वाला मॉडल ने ये स्थिति बदल दी है। प्रधानमंत्री ने भदोही की रैली में सपा और तृणमूल कांग्रेस के बेमेल गठजोड़ पर कटाक्ष किए। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि देश का सामाजिक मोर्चा हो या आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष हो या फिर वैश्विक, एनडीए की सरकार ने बीते 10 साल में सही दिशा सभी को दी है और ये आगे भी जारी रहेगी। निशांत, शैलेंद्र, ऋषि और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले इंडी गठबंधन से नाता तोड़ा, लेकिन अब कह रही हैं कि अगर इंडी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता है तो वो बाहर से समर्थन देंगी। वोट बैंक के बंटवारे से परेशान ममता ने शायद ये गुगली फेंकी हो, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी अब भी ममता बनर्जी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। दिल्ली में बैर नहीं, बंगाल में खैर नहीं की नीति पर चलते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में एकला चलो का राग अलाप रही हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में INDIA गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कह रही हैं। अब जब 7 में से 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, तो ममता बनर्जी के इस बयान के सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि लेफ्ट कांग्रेस पर विचार न करें, बंगाल में ये हमारे साथ नहीं है, ये बीजेपी के साथ हैं। बंगाल की कांग्रेस और सीपीएम हमारे साथ नहीं है, वह भाजपा के साथ है। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। इंडिया गठबंधन को बाहर से सभी सहायता देकर सरकार बना देंगे ताकि बंगाल की मां बहनों को कोई भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। 100 दिन का मजदूरी का पैसा 3 सालों से नहीं भेजा गया। बोल रहे हैं पैसा नहीं है। मैं पूछती हूँ, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के भदोही में टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। और दुहाई देने की चलते कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खत्म करने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और
दूसरे गठबंधन जो है कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी के बदले हुए सुर का मतलब एंटी बीजेपी वोटर्स को यह संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी ही एकमात्र विकल्प है। ममता के इस बयान के पीछे 2019 चुनाव के आंकड़े भी वजह बताए जा रहे हैं। पिछले आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम रहा था। क्लोज कॉन्टेस्ट वाली 18 में से 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और बाकी 16 में से 8 सीटें टीएमसी और बीजेपी ने जीती थी। क्लोज कॉन्टेस्ट वाली इन सीटों पर 3 से 4% वोट स्विंग भी नतीजे बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पांचवें और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता भी अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस आरजेडी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि इन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की झोली भरने के लिए बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार किया। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जीवन, एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है, पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। इस बीच ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ओडिशा में प्रचार अभियान को उधार देते हुए रोड शो और जनसभाओं के जरिए पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा की सारी लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में आएगी। नड्डा ने साथ ही कहा कि कांग्रेस अपनी कार्यशैली के कारण धीरे धीरे धरातल की ओर जा रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ओडिशा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए नवीन पटनायक पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग चावल पीएम मोदी से लेकर खाली बैग थमाकर ओडिशा के लोगों से वोट मांग रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ओडिशा में प्रचार कर कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। ओडिशा की जनता चाहती है कि एक सक्रिय मुख्यमंत्री बने, एक स्वस्थ मुख्यमंत्री बने और एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जो दैनंदिन के विषयों के बारे में अपनी सक्रियता बहाल करके लोगों को राहत दिलाए और लोगों की सेवा करें। और यह संभव नौजवान मुख्यमंत्री अगर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। साल देते हैं मोदी जी और नवीन पटनायक हमें थमा देता है 2-2 झूठ का बैग, खाली बैग का अंदर में कुछ नहीं रहता है। यहाँ सरकार, हमको बिल्कुल लगता है कि प्रदेश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और अधिक से अधिक लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड में भाजपा के लिए प्रचार किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। वहीं ओडिशा के संबलपुर से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने भी कई जनसभाएं कर जनता से आशीर्वाद मांगा। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने अजमल खान पार्क में चुनाव प्रचार किया। डीडी न्यूज। एनडीए के नेताओं की तरह ही इंडी गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार जारी है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। कैसा रहा इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है।
इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश की बीजेडी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नवीन पटनायक को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, न कि प्रदेश की गरीब जनता से। यहाँ उड़ीसा में भीषण बेरोजगारी है, दूसरा बेतहाशा महंगाई है। खास करके ये चिटफंड और खनन घोटाले के कारण उड़ीसा सरकार की पहचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है। बीजेडी को पहले वक्त जो हमने एक यहाँ के लोगों ने जो चांस दिया, शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं हैं। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर लगातार प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। उन्होंने इलाके में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में देश में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। हमारे न्याय पत्र में लिखा है, ये गारंटी है कि स्नातक पास बच्चों के लिए सरकार को पहली नौकरी देनी पड़ेगी और 1 लाख रुपए सालाना न्यूनतम आप कमाएंगे। 5,000 करोड़ की राशि सिर्फ इसलिए रखी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा कि जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए सुविधा हो। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि पिछले 4 चरणों में भाजपा पस्त नजर आ रही है और इंडी गठबंधन को जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को लेकर लोगों में निराशा का माहौल है और देश में इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। आरजेडी ने भी बिहार में प्रचार में ताकत झोंक दी है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी की बाप। बिहार से इनका पूरी तरीके से अब सफाया हो गया है। झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए लखनऊ में प्रचार करते दिखे। वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भी रोड शो कर लोगों से वोट देने की अपील की, जबकि कांग्रेस नेता और वाराणसी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अजय राय ने इलाके में जनसंपर्क अभियान करते हुए वोट मांगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का योगी आदित्यनाथ पर दिया गया बयान उन्हीं के लिए गले की फांस बन गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में आयोजित एक जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद का लालच हो गया है और वो खुद से सारी बातें जोड़ रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया।
1980 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए नारायणपुर कांड ने उस समय पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री बनारसी दास की सरकार भी बर्खास्त हो गई थी। इस कांड के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दुर्घटना का केंद्र रहे बच्चे जयप्रकाश और उसकी बहन सोनकेशा को गोद ले लिया था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री के गोद लेने के बाद भी सोनकेशा की जिंदगी से गरीबी, लाचारी और बेबसी का रंग अभी तक नहीं उतरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब खुद को गरीबों का नेता दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या जनता के बीच उनकी ये कोशिश कामयाब हो सकती है? इस मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, इस नारे को चरितार्थ करने के मकसद से पिछले दिनों राहुल गांधी रायबरेली के एक छोटे से सैलून पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके इस कदम का आम लोगों में उनकी छवि को लेकर एक सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जिस विरासत के साथ राजनीतिक पिच पर बैटिंग करते हैं, उसकी एक बदरंग छवि भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज रायबरेली राहुल गांधी की राजनीतिक विरासत को बचाने की शायद आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस राजनीतिक विरासत को अक्सर गर्व से याद करते हैं, उनमें कुछ न मिटने वाले दाग भी हैं। उत्तर प्रदेश के लोग शायद ही इस दाग को अब तक भूल पाए हों। राहुल गांधी की इस कवायद ने उत्तर प्रदेश के लोगों को 80 के दशक का नारायणपुर कांड याद दिला दिया, जिसमें राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भी इस तरह से अपनी छवि चमकाने की कोशिश की थी, और ये कोशिश कुशीनगर की सोनकेशा के लिए किसी दुखद स्वप्न से कम नहीं थी। 80 के दशक में पूरे देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले कुशीनगर के नारायणपुर कांड को हुए करीब 44 साल का समय बीत गया है। इस पूरे मामले की केंद्र बिंदु रही सोनकेशा अब 50 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। उस समय खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी समेत तमाम अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सोनकेशा की मदद के वादे किए थे। लेकिन 44 साल बीतने के बाद आज भी सोनकेशा गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दरअसल 1980 में बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में हुए एक बस हादसे में अपने 8 साल के पोते जयप्रकाश और 6 साल की पौत्री सोनकेशा के साथ रह रही बुजुर्ग महिला बसकाली को एक बस ने कुचल दिया और इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों की तरफ से किए गए प्रदर्शनों और इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से की गई हिंसा के चलते मुख्यमंत्री बनारसी दास की सरकार बर्खास्त हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनाथ हो चुके जयप्रकाश और सोनकेशा को गोद लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि अब दोनों बच्चे उनके साथ दिल्ली में रहेंगे और इनकी पढ़ाई व भरण पोषण का सारा खर्च वो स्वयं उठाएंगी। लेकिन खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गोद ली गई सोनकेशा का जीवन आज भी बड़ी मुश्किल से बीत रहा है। सनासिया से घर रहल, सब ढहल चुअल रहल, सब ढोई गइल है, वही में रहनी है। अब कुछ लड़का कमाइल हलो, कुछ खेत बाड़ी 2-4 कट्ठा रहल है, और रेहन बट्टा धो के या कैसो बनता कमाई लोग तो भराई क्या करी। इंदिरा गांधी सोनकेशा को अपने साथ विमान में दिल्ली ले गईं और वहां पूरी मीडिया को बुलाकर फोटो शूट कराया। वहां इंदिरा गांधी ने उसे अपनी बेटी भी घोषित किया। लोगों को लग रहा था कि इन दोनों अनाथ बच्चों का जीवन संवर जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही 2 कांग्रेसी नेता चुपचाप सोनकेशा को दिल्ली से वापस नारायणपुर गांव में छोड़कर चले गए और दोनों बच्चे अनाथ ही रह गए। जयप्रकाश और सोनकेशा को उनकी बुआ फूफा ने शरण दी, जहां उनकी परवरिश होने लगी। इस बीच जयप्रकाश की गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई। भीख मांगते और मजदूरी करते गरीबी में सोनकेशा बड़ी हुई तो उसके फूफा ने उसका विवाह करा दिया। सोनकेशा के पति की मजदूरी से घर चल जाता था और इन्हीं हालात में उनके बच्चे बड़े हो गए। कि बहुत पहले मम्मी की दादी का एक्सीडेंट हुआ था रोड एक्सीडेंट, तो उस समय मम्मी बताती थी, इंदिरा गांधी भी आई थी, फिर बोले कि मम्मी को गोद दी कि बच्ची की पढ़ाई लिखाई सब होगी और जो है कि कुछ लाभ सरकार दिया जाएगा, तो कुछ नहीं मिला। और इस समय मिला तो पशु शेड और शौचालय तो सबको मिल रहा, हो तो आम बात है। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो सोनकेशा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया गया और उसके यहाँ शौचालय भी बना। गांव वालों का कहना है कि उस घटना के बाद आई स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने गांव के विकास के लिए तमाम योजनाओं को चलाने का वादा किया था, लेकिन जब वो अपनी गोद ली हुई बेटी को ही भूल गयी तो उनसे और क्या उम्मीद की जाए। उसी तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जब गरीबों के बीच जाकर खुद को उनका नेता दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुड़ी इस तरह की तमाम घटनाएं याद आ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के महासचिव सुनील शर्मा ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने पर खुशी जताई। अनुच्छेद 370 निरस्त करने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और देश के साथ साथ कश्मीर की आवाम ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि ये जो 370 धारा है, ये एक बैरियर है लोकतंत्र और यहाँ कश्मीर की जनता के बीच में। इस बैरियर को हटा के मैं खुला मैदान देना चाहता हूँ और वो एक टेस्ट था हमारे लिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, कि 370 हटा, जिसको पार्लियामेंट ने उचित ठहराया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया। अब लास्ट अदालत जनता की अदालत थी। जब जनता की अदालत ने इसे मोहर लगा दी कि नरेंद्र मोदी जी का फैसला, 370 का फैसला बिल्कुल उचित है। वहीं दूसरी तरफ सुनील शर्मा ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा कि मतदाताओं को इन पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। इन जो दो खानदानों ने, इन जो दो परिवारों ने इस कश्मीर को रक्त रंजित किया है, कम से कम इनके इन कारनामों को इन चुनावों में याद रखें और अपना भविष्य तय करें। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने शेष 3 चरणों में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोगों से अधिक संख्या में घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सूचना, प्रेरणा और सुविधा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक निजी संगठन, मशहूर हस्तियों से मतदाता तक पहुंच बढ़ाने वाले अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। पहले 4 चरणों में 66.95% मतदान हुआ है। दिल्ली में आगामी 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। इस बार बहुजन समाज पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार बसपा ने मोहम्मद वकार चौधरी को टिकट दिया। हालांकि वकार चौधरी लंबे समय तक आम आदमी पार्टी में रहे हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए वकार चौधरी ने आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर बताया। उन्होंने आप को ग्रुप में बंटा हुआ बताते हुए प्राइवेट लिमिटेड तक की उपाधि दे डाली। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। पूर्वी दिल्ली से मोहम्मद वकार चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं। बात करते हैं, सर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूं, मैं युवाओं के रोज़गार की बात कर रहा हूं, मैं जो महंगाई, बेतहाशा महंगाई हो रही है उसकी बात कर रहा हूं, जो दलित और मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। मेरे मेन मुद्दे ये हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं, उनको लेकर हम लोग चुनावी मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो कितनी सीटों पे कौन कौन लड़ रहा है, किस तरह देखते हैं पूरा समीकरण? देखिए, दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी हैं, 2 सीटें दलित समुदाय के लोगों को दी हैं और 2 जनरल सीटें हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी फाइट में हैं 7 की 7 सीटों पे। त्रिकोणीय मुकाबला अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लंबे समय तक आम आदमी पार्टी में रहे हैं। बात स्वाति मालीवाल जी की जाए तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा अफसोस हुआ। भ्रष्टाचार के नाम पे पार्टी बनी थी, महिला सुरक्षा के नाम पे पार्टी बनी थी। भ्रष्टाचार की बात करूं तो आज भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जेल में हैं। एक कहावत है पुरानी के मुजरा बंद कराने गए थे, पैसों की खनक देखी तो खुद घुंघरू बांध लिए। तो आज वो कहावत चरितार्थ हो रही है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं ये लोग। कितनी अफसोस है कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पीटा जाता है उनके ऑफिस में, और वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि अगर मेरा कार्यकर्ता कोई गलती कर रहा है तो उसे डबल सजा देना, आज वो वैभव कुमार उनके साथ लखनऊ में घूम रहा है। बड़ा शर्मनाक है। जिसने महिला को पीटा वो आज मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा घटिया बात हो नहीं सकती। आज आम आदमी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, जहाँ पे सीईओ होते हैं, एचआर मैनेजर होते हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को इतना प्रेशराइज करते हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। आज टूट की कगार पे है। हर विधानसभा में जाके देखेंगे बिल्कुल टूट चुकी है। ग्रुप बन गए हैं। संजय सिंह का अलग ग्रुप है, आतिश जी का अलग ग्रुप है, गोपाल राय जी का अलग ग्रुप है। ग्रुप में बट गई है पार्टी। पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है,
जो पैसे वाले लोग हैं उनको तरजीह दी जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, 13 राज्यसभा की सीटें थी पंजाब और दिल्ली को मिला के। ताज्जुब की बात है ना, एक भी दलित कैंडिडेट इन्होंने दिया, ना एक भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, जबकि 20% भागीदारी मुस्लिम्स की है, करीब 35% दलित की है। क्या दलित और मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए हो गए? तो ये करनी और कतनी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और भगत सिंह के पीछे फ़ोटो लगाते हैं, ये इस लायक नहीं बचे हैं अरविंद केजरीवाल के बाबा साहब की फ़ोटो लगाएं। ये लोग तो इसके अलावा भ्रष्टाचार की या रुपये की या नोटों की फ़ोटो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी जीत को लेकर आप कितने % आश्वस्त हैं? तमाम समाज के लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। एक एक बंदे से मेरा पर्सनल कनेक्ट है पूरी लोकसभा में, इसलिए मैं 100% जीत रहा हूँ। तो ये थे मोहम्मद वकार चौधरी जो कह रहे थे वो अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। कैमरामैन सादा रंजन के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद आखिरकार लिखित शिकायत दर्ज करवाई। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और 4 घंटे से ज़्यादा समय तक दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद रही, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की टीम गुरुवार को स्वाति मालीवाल के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा और एडिशनल DCP नॉर्थ अंजिता दोपहर 1:50 पर स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे। तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा समय तक दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद रही। जिस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति के घर पूछताछ कर रही थी, उसी दौरान स्वाति मालीवाल के फ्लैट की टावर के बाहर CRPF के कई जवानों को भी तैनात किया गया था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के शिकायत के बाद कि अरविंद केजरीवाल के PS विभव कुमार ने उनके साथ अरविंद केजरीवाल के कहने पर मारपीट की है। यह घटना 13 तारीख को है और आज इस घटना में एक बड़ा मोड़ तब देखने को आया जब मालीवाल के निवास पर दिल्ली पुलिस की टीम पिछले 2.5 घंटे से पूछताछ कर रही है। दरअसल 13 मई को स्वाति मालीवाल ने CM अरविंद केजरीवाल के आवास से दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और कहा कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार ने बदसलूकी की है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए विभव कुमार से 17 मई को सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। वहीं NCW ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में 3 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम न सिर्फ विभव कुमार को सम्मन भेजकर इस मामले में अपने स्टेटमेंट के साथ आने की बात करती है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी, जिसके बाद आज दिल्ली पुलिस की टीम 2 बजे के आसपास स्वाति मालीवाल के इसी निवास पर पहुंचती है और उसके बाद लगातार 4 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां से रवाना हो जाती है। एक और जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है, वहीं एक महिला से जुड़े इस मामले में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए एक खुला पत्र भी लिखा है। कल भी हमने उनके लिए सपोर्ट में उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट CM आवास के बाहर किया। आज हम उनके घर तक आए हैं। हमें अपने दरवाजे पे देख के उनके मन में एक मॉरल सपोर्ट उन्हें मिलेगा। बहरहाल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल प्रकरण में महिला आयोग के संज्ञान लेने और दिल्ली पुलिस की स्वाति मालीवाल के साथ लंबी पूछताछ के बाद आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। स्वाति के मुताबिक उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था और इस संबंध में उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट भी दे दिया है। स्वाति मालीवाल के इस आवास के 3rd फ्लोर पर दिल्ली पुलिस की टीम ने 4 घंटे लगातार स्वाति मालीवाल से पूछताछ की। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर न सिर्फ CCTV फुटेज खंगालेगी, बल्कि उस वक्त घटना स्थल पर विभव कुमार के अलावा और कौन कौन थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करती है। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि ये एक समय किसी की गलती की वजह से अस्थायी तौर पर हमारे पास से चला गया, लेकिन भारतीय संसद सर्वसम्मति से कह चुकी है कि हम इसको वापस लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व बंधु भारत नाम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। मुझे लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमजोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्परेली निकल गया। टेम्परेली ये संसद का, पूरे संसद का और माने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन है कि हम जो है कभी न कभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेंगे। ये पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि असम के ट्रांजिट कैंपों में हिरासत में रखे गए 17 विदेशियों को तुरंत निर्वासित किया जाए। कोर्ट ने ये देखते हुए ये निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ कोई लंबित मामला दर्ज नहीं है। जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुया की बेंच असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति के मामले पर सुनवाई कर रही थी, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले और विदेशी समझे जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया था। इनमें से 4 विदेशी 2 वर्ष की अवधि से अधिक समय से हिरासत में हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय 15 से 19 मई तक नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। देश भर के 900 से अधिक प्रतिभागी देश की इस सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के 58 विजेता प्रतिभागी सितंबर महीने में फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नई दिल्ली के यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 की शुरुआत हो गई है। 19 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 61 कौशल विधाओं से जुड़ी प्रतियोगिताओं में ये प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया स्किल्स में आके हमें जितना पता है स्किल के बारे में वो शोकेस करने का मौका मिलता है। हारना जीतना अलग है, मगर हमें यहाँ उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो पूरे भारत से आए हैं यहाँ और अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं। इससे हमें खुद भी सीखने को मिलता है और समझ आता है कि हमें भी आगे जाके क्या करना है। स्किल में अगर हमें आगे कुछ करना है तो कैसे करें। बहुत ही वास्ट कंपटीशन है, इतना बड़ा एक्सपोजर है एट अ वर्ल्ड लेवल। दिस मीन्स अ लॉट टू एनी कैंडिडेट in their personalized skills, their specializations. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा एक्सपोजर कहीं और शायद ना मिले। ये गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में आ रहा है, उनके अंडर है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। इंडिया स्किल्स 2024 में शामिल हो रहे प्रतिभागी भवन निर्माण और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव आर्ट्स और फैशन से लेकर सूचना और संचार तकनीक, विनिर्माण और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, परिवहन, आभूषण निर्माण और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते हुए क्षेत्रों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी इस साल सितंबर में फ्रांस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जो इंडिया स्किल्स का जो सेलिब्रेशन है उसमें कैसे स्टेट लेवल से लोग 900 लोग चुन के आए हैं जिनके बीच में स्पर्धा होगी और जो सबसे अच्छा जो कॉम्पिटिटर होगा प्रतिभागी उसको हम लायंस फ्रांस भी भेजेंगे ताकि वो देश के नाम का रोशन कर सके। इस माध्यम से स्किल के बारे में लोगों में जागरूकता फैलती, उन छात्रों के बीच में, उनके परिवार के बीच में, सोसाइटी के बीच में। और स्किल भी एक माध्यम हो सकता है अपनी ज़िंदगी बढ़ाने का, सुधारने का, जीतने का और अपनी रिकॉग्निशन बनाने का। आज देश भर में स्किल इंडिया मिशन के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें युवा ट्रेनिंग लेके अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। उसी कड़ी में इंडिया स्किल एक इवेंट है जिसके माध्यम से हम देश में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लाते हैं जिससे कि लोग अपने अंदर के बेस्ट को उभार के सामने ला सकें। इंडिया स्किल्स 2024 प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने ITI के अलावा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण हासिल किया है।
2017 से शुरू हुई ये प्रतियोगिता एक ओर जहां भारतीय युवाओं के कौशल को वैश्विक मंच मुहैया करा रही है, साथ ही युवाओं में उद्यमशीलता और रोजगार को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित हो रही है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने नए संसद भवन का दौरा किया। रोहित के लिए ये क्षण बेहद गर्व का और भावुक करने वाला था। उन्होंने कहा कि संसद भवन में पूरा इतिहास और संस्कृति की झलक है, इसे हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। पीएम मोदी का विजन नए भारत का नया पार्लियामेंट बेहद खूबसूरत है। मैं आज जब यहाँ आया तो कई बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे मोमेंट से जब आँख में आंसू आ गए, ऐसे भी मोमेंट से दैट यू फील प्राउड। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा और अपने देश को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं। तो हर एक कण कण जो यहाँ पे बना हुआ है उसका एक महत्व है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैंने पूरा पार्लियामेंट विजिट किया और यह जो हमारा भारत है उसकी पूरी एक कहानी यहाँ पे गढ़ी हुई है। हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं हमारे देश की, उन्हें यहाँ ले आए तो उन्हें पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी, और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, साथ ही साथ अपनी संस्कृति भी दिख जाएगी। मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये देखना चाहिए जो हमारे पीएम सर का एक विजन था नए भारत का नया पार्लियामेंट बनाने का। इट्स अमेजिंग। यू नो, ये कोई लीडर ही कर सकता है जो सिर्फ देश के बारे में सोच रहा हो, जो सिर्फ ये सोच रहा हो कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे। ये उनका विजन है एंड आई फील वेरी प्राउड। फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो गया है। बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच यहाँ मौजूद भारतीयों में फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साह है। कैसा है वहाँ का नज़ारा और क्या कुछ है खास इस बार के आयोजन में, इस पर बात की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। कान के फ्रेंच रिवेरा के खूबसूरत नज़ारे में हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ में भारतीय हैं। जी हाँ, भारत का ये पूरा एक ग्रुप है विजिटर्स का, और ये यहाँ पर आए हुए हैं स्पेशली वो समय में जब कान फिल्म महोत्सव हो रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप भारत से यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, टूर ग्रुप लेके आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के नज़ारे वगैरह? बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ तो खूबसूरत जगह है और लोग भी इतनी संख्या में आए हुए हैं, और हम लोगों को ये अच्छा लगा कि इस फिल्म फेस्टिवल के समय हम लोग आए। भारत की 7 फिल्में यहाँ पर सिलेक्ट हुई हैं, कितना गर्वान्वित आप महसूस करती हैं और क्या कहना चाहेंगी भारतीय सिनेमा फिल्मकारों को? We are feeling very proud that 7 films are being selected and we wish all the filmmakers to get the awards and all. हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इस टाइम पे एक तो कैंस फिल्म फेस्टिवल को एंजॉय कर पा रहे हैं, सेकेंडली सब फिल्म मेकर्स को विश करते हैं कि उनका जो भी कंपटीशन है they will get the prizes. मंथन की आप बात यादें बता रहे थे, वो बताइए। See, Shyam Benegal has always been one of the most respected directors in India. और जब स्मिता पाटिल की बात करते हैं तो उनसे बेहतरीन कोई अदाकारा मुझे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आती अभी भी और पास्ट में भी। क्या कहना चाहेंगे आप सिनेमाकारों के लिए, निर्माताओं के लिए यहाँ जो आए हुए हैं? हमारे यहाँ बहुत निर्माता है, हमारे जो भी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए। हम लोगों को आगे और बढ़ाना चाहिए, अपने देश की सब चीज़ों को एकदम अच्छे से हम बाहर आते हैं उनको उजागर करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत अच्छे से उनको वोट कीजिए, अच्छे से फिल्म फेस्टिवल को करिए और अवार्ड जीतिए। भारतीय सिनेमा यहाँ तक आया हुआ है, काफ़ी हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में हम फिल्म बनाते हैं, लेकिन अब विश्व उसे रिकग्नाइज करने लगा है। एक शब्द उसके ऊपर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, अवार्ड जीतिए, यही एक मुख्य हमारा एम रहेगा हमेशा कि जो अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट हुई हैं, जिस तरीके से वो जिक्र भी कर रही थी पायल कपाड़िया की, ऑल वी इमेजिन एज लाइट मेन कंपटीशन सेक्शन में है और सभी उम्मीद कर रहे हैं, नज़र लगाए बैठे हैं
कि ये मूवी जो है पाम डोर के लिए ये प्रतिस्पर्धा कर रही है। भारत की झोली में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर आए। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाके गर्मी से तप रहे हैं, तो वहीं दक्षिण के कुछ राज्य बारिश से सराबोर हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में मौसम का मिजाज कुछ यूं है कि उत्तर भारत में जहां लोग लू की तपिश से दो चार हो रहे हैं, तो वहीं दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन सड़कों पर भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत भी बना है। देश के अधिकांश राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में आसमान में आग बरस रही है और लू चल रही है, जिससे लोग बेहाल हैं। और गर्मी इस कदर बहुत ज़्यादा पड़ रही है कि जितना सड़क पे भी दिक्कत ऐसी आ रही है, लोग कम घर से निकल पा रहे हैं। जो है बहुत गर्मी है, 41-42 से लमसम है और इस गर्मी में हाल बेहाल है। छिन पे पानी पीना और मार चेहरा धुलना, यही सब हो रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी की स्थिति को देखते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 17 से 20 मई और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 18 से 20 मई के दौरान गंभीर लू चलने की संभावना है। इसके अलावा विभाग ने ये भी कहा है कि राजधानी दिल्ली में शनिवार तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में आज से ही अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करना शुरू करेगा। आज से ही हीट वेव का दौर पश्चिमी राजस्थान में शुरू होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो 17 मई से जो खासकर शेखावाटी क्षेत्र है, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। यानी पूर्वी राजस्थान में 17 मई से एक नया हीट वेव का दौर शुरू होगा। भीषण गर्मी और तपिश का सामना कर रहे केरल में सीजन की पहली बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश होने के बाद पूरे राज्य में पारा नीचे चला गया। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। वहीं पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी बारिश का समाचार है। तमिलनाडु के तिरुवरूर, नागापट्टिनम और मदुरई में तेज बारिश हुई, जिसके कारण जलभराव भी देखने को मिला। उधर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी झमाझम बारिश की गवाह बनी, जिससे शहर का मौसम सुहाना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।